हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो चयन परीक्षा होने वाली है वर्ग 2 की, उसके लिए यहाँ पर बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो उसी क्रम में हमारा अगला प्रैक्टिस सेट रहेगा। और 2-3 दिन से आपको क्लासेस नहीं दे पाए हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और यहाँ पर शादियों का भी माहौल है, तो शोर शराबे के कारण आपको यहाँ पर क्लासेस नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब कंटिन्यू आपके जो हैं प्रैक्टिस सेट और थ्योरी वाली क्लासें जो हैं आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे थे, तो अभी तक जो हैं बायोलॉजी के 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और ये 18 जो प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे हमने थ्योरी आपकी क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर कवर की थी, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट रखे हुए थे। तो जैसे थ्योरी में हमने आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी को फॉलो किया हुआ था, क्योंकि अभी तक तो आपका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है और अगस्त में आपका इन्होंने बताया हुआ था कि आपका जो चयन परीक्षा का एग्ज़ाम है अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और रूल तो यही होता है आपका कि 45 दिन पहले, और रूल ये होना चाहिए कि कम से कम जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास 4 महीने पहले सिलेबस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब वो सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो यहाँ पर स्कोर भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको वैकेंसीज तो जो है ना के बराबर देनी है और फिर जो नोटिफिकेशन है वो मात्र 1 महीने पहले देते हैं। तो बताइए फिर क्या यहाँ पर पढ़ पाएगा अभ्यर्थी। अभी तो बस यहाँ चल रहा है पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही सभी अभ्यर्थी फॉलो कर रहे हैं और अभी ये भी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है बिल्कुल 100% कि किस तरीके से आपका जो टॉपिक तो आपके मेन सब्जेक्ट के यही रहेंगे, तो 100% तय है। लेकिन अन्य चीज़ों का नहीं कह सकते कि क्या जो है चीज़ें बदलाव यहाँ पर करी जाएंगी, कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। जितनी भी यहाँ पर यूट्यूब्स पर या अन्य जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें मात्र आपके अभी तक जो क्लासें आप देख रहे हैं पुराने पैटर्न को फॉलो करके ही दी जा रही हैं, ठीक है। नया पैटर्न अभी किसी को भी नहीं पता और जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप हाथ पर हाथ रख के बैठे भी तो नहीं रह सकते, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन मात्र 1 महीने पहले आता है तो बताइए फिर कैसे तैयारी यहाँ पर हो पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत नियम है। जिस तरीके से इनके इलेक्शन का 5 साल में इलेक्शन होता है और उसका जो नियमावली है वो बिल्कुल तय होती है कि इस दिन इलेक्शन होगा, यहाँ पर जाना, ये होना, यहाँ ड्यूटी लगी है और थोड़ी सी भी गलती होने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उनका कोई रूल नहीं होता, जब चाहे तब एग्ज़ाम ले लो, जब चाहे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो नियम चाहे। और इतनी धांधली मची हुई है, फिर भी आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि तैयारी नहीं करते तो इसमें घाटा अपना ही होने वाला है और किसी का कुछ नहीं जाना, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है वो आप कंटिन्यू रखिए। आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और फिर आप डबल से और मेहनत स्टार्ट कर देना। अभी भी आप बिल्कुल अपना 100% देना तैयारी के लिए, क्योंकि वैकेंसीज आपने देखी होगी, किसी पेपर की कटिंग में आता है कि 9000 पदों पर भर्ती होगी, किसी पेपर की कटिंग में आता 11000 पदों पर भर्ती होगी, फिर कई बार कहीं पर बता देते हैं कि इतने इसमें बैकलॉग के पद रहेंगे, इतने आपके फ्रेश पद रहेंगे, इतने आपके प्राइमरी टीचर के लिए जो पद हैं संगीत नृत्य गायन वादन के लिए उसमें चले जाएंगे। तो अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। अब अलग अलग चीज़ें, फिर बात का बतंगड़ तो आपका हो ही जाता है, तो सभी को पता है, ठीक है। थोड़ी सी न्यूज आती है और फिर उसे अपने अपने तरीके से लोग अलग अलग करके बता देते हैं। तो थोड़ा सा आप स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक रखें, पहली बात, ठीक है। आप स्वयं इतना समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें कब होनी हैं। तो थोड़ा सा आप जो है सोशल मीडिया से मतलब जो क्या कहें उसके लिए अफवाह फैलाई जाती है, थोड़ी सी उससे दूर बचने का प्रयास करिए। आप तो अपनी तैयारी पर फोकस करिए, क्योंकि जितनी भी आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे आपके अंदर उतनी ही नेगेटिविटी उत्पन्न होगी और आप अपनी तैयारी से दूर होते जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आप स्वयं ऑफिशियल साइट पर जाकर देखिए क्या न्यूज़ वहाँ पर आई हुई है, तब आप बिल्कुल उसको कन्फर्म मानना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्या पढ़ेंगे। तो आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसमें जो हमने थ्योरी कवर की थी उसमें पहला जो टॉपिक हमने कवर किया था सजीव जगत जो था आपका। तो सजीव जगत में हमने कोशिका पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कोशिका। तो कोशिका के जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, कोशिका, कोशिका के प्रकार, विभिन्न सारे कोशिकांग जो होते हैं या अन्य चीज़ें, तो उनकी थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाई है।
और प्रैक्टिस सेट आपको एक मतलब जैसे कह दिया कोशिका क्या होती है, तो कोशिका के जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम रहती है लेकिन यहाँ पूरा एनालिसिस आपको दिया हुआ है। आप सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें, उससे क्या होगा आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और जो कुछ चीज़ थ्योरी में छूट जाती है वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर कोशिका के बाद सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था आपका ऊतक वाला। ऊतक में आपको जंतु ऊतक के अलग से क्वेश्चन करवाए हुए हैं और पादप ऊतक के अलग से क्वेश्चन, और यहाँ से बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है इसकी और क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। फिर आपका अगला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था वर्गीकरण। जो सजीव जगत होता है उसका वर्गीकरण हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ था। तो जो वर्गीकरण है उसमें 2 जगत पद्धति क्या है, 3 जगत पद्धति क्या है, 4 जगत पद्धति क्या है और फिर आपको 5 जगत पढ़ना है। ठीक है, तो डायरेक्ट से आपको 5 जगत पद्धति नहीं पढ़नी, पहले उसका इतिहास भी तो जानना है कि कैसे ये 5 जगत आए, क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ इसमें जो है दोष रहा कि 2 जगत पद्धति को नकार दिया गया, फिर 3 जगत पद्धति आई। तो इसके क्वेश्चन भी आप इससे पिछले प्रैक्टिस सेटों में देख सकते हैं। आपको सारे प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं और आपकी थ्योरी भी कवर कराई हुई है। तो आप और अच्छे तरीके से यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दें, अलग से हमने आपके साइंस में बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है, केमिस्ट्री की बनी हुई है और आपके फिजिक्स की भी बनी हुई है। तो फिजिक्स की क्लासें भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो यहाँ पर हमने पहले तो आपको जो 5 जगत हैं उन पर एक एक जगत और उनकी पूरी विशेषताएं कि किस जगत में क्या विशेषता रहेगी, किस जगत में कौन से जीवधारी आएंगे, इस पर आपको क्वेश्चन बेसिक से बिल्कुल मल्टी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एक जगत स्टार्ट किया हुआ था। तो जो आपका मोनेरा जगत है उस पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए और मोनेरा जगत में कौन कौन से जीवधारी आते हैं। तो मोनेरा जगत में आपके आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और जीवाणु आते हैं। ठीक है, तो इन पर भी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जीवाणु वाला जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी और क्वेश्चन भी यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जीवाणु का जो खोज वगैरह है, मतलब जो वैसे क्वेश्चन बनते हैं, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन होते हैं, कई क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको करवा दिए हैं। फिर जीवाणु से जो है जीवाणु की विशेषताएं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको जीवाणु में जो पोषण होता है वो किस किस विधि से होता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। जीवाणु जो होते हैं इनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, लिंगी प्रजनन क्या कहलाता है, लिंगी प्रजनन क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा दिए। इसके बाद आपको जो है लाभदायक और हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, जिसमें आपके जो लाभदायक रहेंगे किस जीवाणु से क्या लाभ होता है वो क्वेश्चन कराए। फिर आपको रोग कराए कि जीवाणुओं के द्वारा पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं और जंतुओं में कौन से रोग होते हैं, किस जीवाणु से कौन सा रोग होता है, किस जीवाणु से कोई रोग यदि हो रहा है तो उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, और अन्य तरीके के जो क्वेश्चन बन सकते थे आपको करवा दिए हैं। आपसे यही कहेंगे कि आप सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और इस तरीके से आपको बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से एक चीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। आप सर्च कर लेना, यदि आपको मिल जाए कि जीवाणु से मानव शरीर में होने वाले रोगों पर बनने वाले क्वेश्चन, तो आप देखना पूरे क्वेश्चन होते उसमें पादप रोग बता देंगे, कवक से होने वाले रोग बता देंगे आपको। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यदि आप एक टॉपिक को यदि अच्छे से कवर करना चाहते तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, आज के सेशन में हम दूसरा जगत आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका प्रोटिस्टा जगत। और आपने यदि पिछले लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका प्रोटिस्टा जगत है ये जो है आपका तीसरा जगत माना जाता है। ठीक है, कौन सा जगत है आपका तीसरा जगत होता है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ये क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं कि कौन सा तीसरा जगत है, कौन सा चौथा जगत है, कौन सा पांचवा जगत है, किस जगत के जनक कौन माने जाते हैं। तो जो प्रोटिस्टा जगत है इस पर क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस वर्ग में कौन कौन से जीवधारी आएंगे, तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, बाकी अगले जो इससे संबंधित और क्वेश्चन रहेंगे उनको अगले सेशन में करेंगे। तो अभी तक का ही हमारा प्रैक्टिस क्रमांक 19 होगा, इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और अलग से इसकी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ पर सारे देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पर आपका
चौरानवे से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले जो 93 क्वेश्चन हैं आपके जो वर्गीकरण हैं उसमें बेसिक से लेकर के हर एक क्वेश्चन आपको इससे पहले लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रोटिस्टा जगत है यह इससे संबंधित कौन से जीव हैं, मतलब जो प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीव हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, क्या एक कोष की और यूकैरियोटिक हैं, एक कोष की और प्रोकैरियोटिक हैं, बहुकोष की और प्रोकैरियोटिक हैं, या बहुकोष की और यूकैरियोटिक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपको इससे पिछला जो लेक्चर रहा होगा या जो पिछले प्रैक्टिस सेट रहे होंगे तो उसमें हमने एक आपको सारणी बताई हुई थी जिसमें आपको 5 के 5 जगत दिए थे और वहाँ पर हर एक जगत की विशेषता बताई गई थी कि किस जगत में कौन से जीवधारी आएंगे, किस वर्ग की क्या विशेषता रहेगी। फिर जो उस वर्ग की विशेषता है वही उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवधारियों की विशेषता रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा जगत, तो आपको पता होगा प्रोटिस्टा जो जगत है वो यूकैरियोटिक से संबंधित है, मतलब इस वर्ग में जितने भी प्राणी आएंगे वो सब के सब कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि पिछले लेक्चर देखें। कोशिका में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या हैं। तो आपके जो प्रोटिस्टा जगत है वो यूकैरियोटिक का जगत है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें आपका सुस्पष्ट सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा, एक विशेषता। दूसरी विशेषता, इसमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका गाल्जी उपकरण हो, चाहे आपका राइबोसोम हो, ये सब के सब इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है, विभिन्न सारे कोशिकांगों का अभाव रहता है। तो ये तो मुख्य अंतर है। तो आपको ये पता होगा कि जो हमने अभी तक 5 जगत पढ़े हैं, 5 जगत कौन कौन से आपके, तो पादप जगत हो गया आपका, दूसरा आपका जंतु जगत हो गया, तीसरा आपका प्रोटिस्टा जगत हो गया, फिर चौथा आपका हो गया मोनेरा जगत और 5वां हो जाएगा आपका कवक जगत। ठीक है, तो आप शुरुआत के जो 4 जगत देख रहे हैं कौन कौन से, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत, ये चारों जगत जो हैं इनमें जो भी विशेषता होती है मतलब ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें जितने भी प्राणी मात्र आएंगे वो यूकैरियोटिक रहेंगे, मात्र मोनेरा जगत को छोड़कर। मोनेरा जगत में किसको रखा गया है, तो इसमें आपके प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। एक बात कन्फर्म हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन पूछिएगा जीवाणु कैसे होते हैं, तो जीवाणु मोनेरा जगत में आते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। तो आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा प्रोटिस्टा जगत, तो यूकैरियोटिक। यहीं पर पूछ सकता है जंतु जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते, तो यूकैरियोटिक। पादप में कौन से आएंगे, यूकैरियोटिक। कवक में कौन से आएंगे, यूकैरियोटिक। तो आप उस सारणी को बिल्कुल कन्फर्म कर लीजिए जो पहले हमने आपको बताई, वहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत, अब ये तो कन्फर्म हो गया कि यूकैरियोटिक। अब यहाँ बहुकोषीय यूकैरियोटिक होगा या ये तो आपके कट गए। प्रोकैरियोटिक जहाँ दिया इस तरीके से आप इसको हटा सकते हो ऑप्शन को। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, तो दिया है एक कोष की और यूकैरियोटिक हैं या फिर बहुकोष की। तो आपको बताया है कि जो प्रोटिस्टा जगत है ये एक कोशिकीय से संबंधित है, मतलब इनका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, एक कोशिकीय होगा। ठीक है, शरीर संगठन एक कोशिकीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जगत प्रोटिस्टा इस जगत के साथ एक कड़ी या लिंक बनाता है, किस जगत से एक कड़ी या लिंक बनाएगा। तो अभी आपको बताया कि जो प्रोटिस्टा जगत है आपका प्लांटी का मतलब जो पादप जगत है, इसके बाद आपका फंजाई अर्थात जो कवक जगत है, इसके बाद आपका एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत है। तो अभी बताया कि पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत ये तीनों ही कैसे हैं, आपके यूकैरियोटिक हैं। और इसी तरीके से हमारा प्रोटिस्टा जगत भी कैसा है, यूकैरियोटिक है। मात्र मोनेरा एकमात्र ऐसा जगत है जो प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये कड़ी किससे बनाएगा, तो इन सभी जगतों के साथ में बना रहा क्योंकि यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर आपको बता दें क्यों ये कड़ी बनाता है। तो जो पादप होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके पादप होते हुए भी प्रोटिस्टा जगत से संबंध दर्शाते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे कवक होते जो हैं तो कवक लेकिन प्रोटिस्टा के साथ में संबंध दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ जंतु होते हैं जैसे आपका अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ वगैरह हो गया, तो ये हैं तो क्या है, जंतु, लेकिन ये किसकी विशेषता बताते हैं, प्रोटिस्टा वर्ग की। तो इस कारण से ये एक कड़ी बनाता है, किसके साथ एक लिंक बनाता है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं हैं। सुपरिभाषित का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग, ऐसा होना चाहिए कोई भी वर्ग कि जो उसकी जो विशेषताएं हैं वो उस वर्ग में पूर्ण रूप से फॉलो होनी चाहिए कि यही वर्ग है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर कौन सा एक ऐसा वर्ग है जो सुपरिभाषित नहीं है, जिसकी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप मोनेरा की जगह पर यहाँ प्रोटेस्टा कर लेना, ठीक है। प्रोटेस्टा एक ऐसा जगत है, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा जिसकी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं। अब इसका मतलब क्या है, कैसी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है, तो आपका जो प्रोटेस्टा जगत है, अब देखिए जो प्लांटी जगत में कुछ प्लांट हैं आपके, ठीक है, कुछ प्लांट हैं, जैसे हमने कह दिया शैवाल, ठीक है। तो शैवाल क्या हैं आपके, हैं तो प्लांट के जैसे व्यवहार दर्शा रहे हैं, लेकिन इनका अध्ययन हम प्रोटेस्टा में भी कर सकते हैं, प्रोटेस्टा मान करके। इसी तरीके से कुछ कवक ऐसे हैं जिनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषाएं सुस्पष्ट होनी चाहिए थी कि इसके जो जीवधारी हैं केवल इसी में उनका अध्ययन होना चाहिए, लेकिन इनका भी यहाँ पर अध्ययन हो जाता है, तो ये इसकी परिभाषाएं सुस्पष्ट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटेस्टा हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए थोड़ा सा, यद्यपि सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सिवाय कुछ एक कोशिकीय शैवाल, उदाहरण जैसे क्लेमाइडोमोना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण नहीं है, तो ये सब एक कोशिकीय शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आदि फंजाई उदाहरण में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी तो हमने बताया कि जो प्रोटेस्टा है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक का जगत है, एक क्वेश्चन। दूसरा, एक किसके साथ में कड़ी बनाता है, लिंक बनाता है, तो आपके जंतु जगत के साथ बनाता है, पादप जगत के साथ भी बनाता है, कवक जगत से भी बनाता है। अब कैसे ये कड़ी बनाता है, तो क्योंकि उसकी विशेषताएं दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि किसकी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है, तो वो भी आपके प्रोटेस्टा जगत की। कैसे, तो कुछ जो यूकैरियोटिक, कुछ जो शैवाल हैं, ये हैं तो पादप, लेकिन कुछ ऐसे शैवाल हैं जो एक कोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक हैं, इनका अध्ययन जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इसका अध्ययन हम प्रोटेस्टा में कर सकते हैं। जैसे फंजाई में, जैसे कवक जगत के उदाहरण ईस्ट है, तो ईस्ट है तो आपका कवक, इसका अध्ययन हम प्रोटेस्टा में भी कर सकते हैं। और ऐसे जंतु जिन्हें उनके संगत जगतों में उनके निकटस्थ संबंध बहुकोशिकीय जीवों के साथ रखा जाता है, इनको जगत प्रोटेस्टा में भी रखा गया है, इस कारण से इसकी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। बाकी अन्य जो जगत हैं, जैसे आपका जैसे कह दिया यहाँ पर हमने मोनेरा जगत, तो उसके जो जीवधारी हैं उनका अध्ययन मोनेरा जगत में ही करेंगे, उनकी सुस्पष्ट परिभाषा होगी, लक्षण होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्न में से कौन से जीवों को जगत प्रोटेस्टा में रखा गया है। तो इनमें से आपको बताना है कौन से जीवों को प्रोटेस्टा जगत में रखा गया है। तो क्या क्राइसोफाइट या डाइनोफ्लैजिलेट को, यूग्लिनाइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स या प्रोटोजोआ को, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। इन सभी को आपके प्रोटेस्टा जगत में रखा गया है। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता किस को आपके प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत नहीं रखा गया, तो इनको आपको याद रखना है, ये सब के सब आपके प्रोटेस्टा जगत में आते हैं। जिस तरीके से मोनेरा जगत में आपके जैसे आ रहे थे जीवाणु, आपके आ रहे थे आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, उसी तरीके से प्रोटेस्टा जगत में सारे आपके जीवधारी आएंगे। अब देखिए यहाँ जगत प्रोटेस्टा को 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा होंगे, एक उपभोक्ता अपघटक प्रोटेस्टा होंगे, और एक प्रोटोजोअन प्रोटेस्टा होंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषी होंगे, मतलब उदाहरण है इनका डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनाइड्स, ठीक है। फिर जो उपभोक्ता अपघटक होंगे उनमें स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे, और प्रोटोजोअन में प्रोटेस्टा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हैं इसके प्रकार। अब देखिए जो यूग्लिनाइड्स हैं, यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय फ्लैजिलेट हैं जिनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल होता है। क्राइसोफाइट जो है इसमें डाइटम और डेस्मेट आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन अभी आगे बनेगा कि बताइए जो आपके प्रोटेस्टा वर्ग का एक जो क्राइसोफाइट वर्ग है इसमें कौन कौन से आपके जो है जीवधारी आएंगे। तो डाइटम्स आएंगे और डेस्मेट आएंगे। ये प्रभाग क्राइसोफाइटा वेसेलेरियोफाइटा से संबंधित है। डाइनोफ्लैजिलेट पायरोफाइटा प्रभाग वर्ग। अभी जब आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको डिस्कस करेंगे ताकि आप ये चीज़ें समझ जाएं। अभी बस ये याद रखिए कि प्रोटेस्टा में आता कौन कौन सा वर्ग है। अब देखिए जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति जो है, जो सेल वॉल है, वो पतली अतिव्यापी कवचों से बनी हुई है जो एक साथ आसंजित होती है। तो इनमें से बताइए कौन सा एक ऐसा वर्ग है जिसमें जो सेल वॉल है वो 2 पतली अतिव्यापी कवच से बनी हुई है और जो एक साथ आसंजित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाइटम्स। ठीक है, जो कि आपके क्राइसोफाइट में आते हैं, डाइटम्स और डेस्मेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो डाइटम्स हैं इनका शरीर पारदर्शी है। सिलीसियस कवच कोशिका भित्ति में जमा हुआ सिलिका से घिरा हुआ है, जिसे फ्रस्ट्यूल्स कहते हैं। फ्रस्ट्यूल्स 2 वाल्व्स एपिथिका और हाइपोथिकिका का बना होता है। 2 वाल्व्स सॉप बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं। फ्रस्ट्यूल्स में अत्यंत महीन चिन्ह, गड्ढे, रंध्र और उभार होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डिफिकल्ट बनाएगा, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपके डाइटम्स हैं इनमें जो कोशिका भित्ति होती है उनमें जो सिलीसियस कवच से जो घिरा हुआ आवरण है उसे क्या कहते हैं, तो फ्रस्ट्यूल कहते हैं। ये शब्द तो आपने सुना ही नहीं होगा, और फिर यहीं से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हम समझते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन ही दिख गया आंसर आपको, फिर भी जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से क्या है, तो ये जलीय है। प्राथमिक रूप से जो जगत प्रोटिस्टा के सदस्य हैं वो जलीय हैं। ठीक है, याद रखिए प्रोटिस्टा प्रायः जलीय जीव होते हैं, इसलिए वे समुद्र में भी देखने को मिलते, स्वच्छ जल, नम मिट्टी में पाए जाते हैं। अनेक प्रोटिस्ट जल स्रोतों में प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्ट जानवरों के शरीर में परजीवी के रूप में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राणियों के कौन से समूह को क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है, तो बताना है कि जो क्राइसोफाइट्स है इनमें से कौन से समूह को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइटम्स और डेस्मेड को। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स के ये 2 वर्ग हैं। ठीक है, डाइटम्स और डेस्मेड। डेस्मेड को सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाइटोमेसियस अर्थ सभी में प्रयुक्त होता है, किसके सिवाय, तो यहाँ पर जो डाइटोमेसियस शब्द है वो पॉलिशिंग में भी प्रयुक्त होता है, तेल और सिरपों में भी प्रयुक्त होता है, ध्वनि और अग्निरोधी कक्षों में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जैव गैस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। तो हमें यही बताना है कि किसमें ये जो डाइटोमेसियम है वो प्रयुक्त नहीं होता, तो जैव गैस के निर्माण में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो डाइटम्स हैं क्षय हो गए शरीरों से बना होता है। डाइटोमाइट सरंद और रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो शर्करा में, एल्कोहल में, तेल सिरप बनाने, एंटीबायोटिक्स के निस्यंदन में होता है। डाइटोमेसियम अर्थ को ध्वनि निरोधक कक्ष बनाने में भी प्रयोग होता है। डाइटोमाइट को टूथपेस्ट और धात्विक पॉलिशों की सफाई करने के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जैव गैस के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, क्राइसोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं जो क्राइसोफाइट्स में आपके क्या क्या आ रहा है, डेस्मेड और डाइटम्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जो क्राइसोफाइट्स हैं वो आपके क्या होते हैं यहाँ पर, तो वो होते हैं आपके यहाँ पर नेक्टन्स। ठीक है, प्लैंकटन्स, प्लावक होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र की तली में पाए जाने वाले या सबसे नीचे स्थान पर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते। तो ये याद रखिए जो क्राइसोफाइट्स, डेस्मेड और डाइटम्स हैं वो आपके प्लैंकटन होते हैं, प्लावक होते हैं। अब जो डाइटम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषी है। माना जाता है कि विश्व में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ के लगभग आधे भाग की उत्पत्ति इनके द्वारा ही हुई है। मतलब विश्व में जितने भी आप कार्बनिक पदार्थ देख रहे हैं उनकी उत्पत्ति इन्हीं प्लैंकटन, प्लावक से मानी जाती है, डाइटम और डेस्मेड से मानी जाती है, जो कि क्राइसोफाइट हैं। संभवतः प्रोटिस्ट की तरह डाइटम्स की संख्या सभी पौधों में काफ़ी अधिक है। इस प्रचुरता के कारण इस समुद्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। मुख्य रूप से समुद्री डाइटम्स की लगभग 5500 प्रजातियां हैं। डाइटम्स समुद्रों का एक महत्वपूर्ण फाइटोप्लैंक्टन घटक बनाते हैं। अगला है, डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं प्रायः, तो जो एक हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स जिसमें डाइटम्स और आपके डेस्मेड आते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, प्लैंकटन, प्लावक होते हैं। ठीक है, अब पूछा है डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं। स्वच्छ जलीय प्रकाश संश्लेषी हैं, समुद्री और प्रकाश संश्लेषी हैं, स्थलीय और प्रकाश संश्लेषी हैं, या समुद्री और मृतोपजीवी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं वो समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखिए यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की लगभग 1000 जातियों के समूह हैं। डाइनोफ्लैजिलेट फाइटोप्लैंक्टन के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो ये पूछ सकता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन हैं इनके महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट हैं, जो कि एक प्रकार के प्रोटिस्ट हैं। इनमें से अधिकतर समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट जैसे जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स समुद्र में बड़ी संख्या में वृद्धि करते हैं। इनके कारण लाल रंग का जल दिखाई देता है और तथाकथित लाल तरंग बनाता है। तो पूछता है कि जल जो है लाल रंग का दिखाई देता है किस प्रोटिस्ट के कारण, तो याद रखिएगा
ये है आपके डाइनोफ्लैजिलेट में जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स। अगला है गर्म तटीय जल में लाल तरंगें किसकी प्रचुरता के कारण विकसित होती हैं? तो लाल तरंगें किसके कारण? डाइनोफ्लैजिलेट के कारण अभी बताया आपको विकसित हो रही हैं। नेक्स्ट है यूग्लिना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन यूग्लिना के बारे में सही है। तो यूग्लिना एक फ्लैजेला युक्त प्राणी है, ये बिल्कुल सही कथन है। बाकी आपके यहाँ पर असत्य कथन दिए हैं। कहा है यूग्लिना जब सतत अंधेरे में रखा जाता है तो वह अपने प्रकाश संश्लेषी गतिविधि को खोकर मर जाता है, ये गलत दिया है। यूग्लिना के वर्णक हरे वृक्षों से एकदम भिन्न होते हैं, ये भी गलत है। यूग्लिना एक समुद्री प्रोटिस्ट है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही कथन यूग्लिना एक फ्लैजेला युक्त प्राणी है। यहाँ यूग्लिना के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यूग्लिनाइड एक कोशिकीय फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट है, क्योंकि प्रोटिस्टा वर्ग में जितने भी जीवधारी आएंगे वो एक कोशिकीय होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, जो सामान्य रूप से स्वच्छ जलीय तालाबों, पोखरों और नम कीचड़ में पाए जाते हैं। और यहाँ कहा है कि यूग्लिना एक समुद्री प्रोटिस्ट है, केवल समुद्री की बात की गई है, जो गलत हो जाता है। इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनका शरीर पतली और लचीली पेलिकल पेरीप्लास्ट से ढका रहता है। पेलिकल में तिरछी लेकिन समांतर पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें मायोनीम्स कहते हैं। अगला है यूग्लिनाइड में दो फ्लैजेला होते हैं, प्रायः एक लंबा और एक छोटा। यद्यपि प्रकाश की उपस्थिति में यूग्लिनाइड प्रकाश संश्लेषी है। सूर्य के प्रकाश के अभाव होने पर वे छोटे जीवों पर आश्रित होकर कार्बनिक अवशेषों से भोजन लेकर विषमपोषियों की तरह व्यवहार करने लगती। तो इन्होंने कहा है कि जो दूसरा ऑप्शन दिया है कि यूग्लिना जब अंधेरे में होता है तो वो गतिविधि खोकर मर जाता है, ऐसा नहीं होता, मरता नहीं है, बल्कि दूसरे जीवों पर आश्रित हो जाता है और उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है यहाँ यूग्लिनाइड्स के प्रकाश संश्लेषी वर्णक उच्च पौधों में उपस्थित वर्णकों के समान है, जैसे क्लोरोफिल ए और बी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यूग्लिना के बारे में कौन सा कथन सत्य? ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो 105 आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके प्रोटिस्टा जगत से संबंधित हो गए कुछ क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन इससे बनते हैं, जिसको हम अगले प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर जरूर करना, और कहीं भी कोई भी डाउट बने तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।